बेटा आज हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिके की। आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डिके अक्सर पढ़ा है और आप देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके में होता क्या है कि जब आप रेडियो एक्टिव डिके करते हैं तो किसी भी एटम से अल्फ़ा बीटा या गामा पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। और जब अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो उन पार्टिकल्स के बाहर निकलने के समय आपका जो पेरेंट एटम होता है उस पेरेंट एटम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। कितना परिवर्तन, कैसे आएगा और क्यों आएगा, हम लोग आज एक एक बात डिटेल में कारण के साथ जानेंगे इस लेक्चर में। पर इससे पहले कि आपको मैं डायरेक्ट रेडियो एक्टिव डिके बताऊं, मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला देता हूं। तो टॉपिक हमारा होगा रेडियो एक्टिव डिके। कुछ बातें मैं जो आपको याद दिला रहा हूं वो आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन आप फिर भी एक बार देखिए, उसको समझिए और फिर हम बात करेंगे डिके की। हर वो बात जो आज तक आप नहीं जानते थे सब कुछ जान जाएंगे आप। डिके होने का कारण क्यों होता है, कितना मास घटता है, क्यों घटता है, क्या परिवर्तन आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कहाँ क्या चेंज होते हैं, सब कुछ। लेकिन उससे पहले जरा हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशंस और कुछ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लें तो जरा कुछ ध्यान से देखिएगा। बहुत आप लोगों ने सुना है कि जो एटम होता है उसके दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड से ही क्लियर है कि ये गैसियस पोर्शन होगा, ये गैसियस पोर्शन होता है एटम का। और दूसरा पोर्शन होता है न्यूक्लियस। दूसरा पोर्शन होता है न्यूक्लियस, ये सॉलिड पोर्शन होता है एटम का। एटम के तीन बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है और वो होता है इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंट करते हैं E माइनस से, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूक्लियस में दो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं P प्लस से और न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं N, चूंकि चार्ज नहीं होता इसलिए जीरो से। तो किसी भी एटम में दो पोर्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड गैसियस पोर्शन है जिसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। न्यूक्लियस सॉलिड पोर्शन है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा एक एक बात को। अब अगर हम बात करें तो किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है, किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है, तो कहा गया कि टोटल मास ऑफ एन एटम, टोटल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का टोटल मास उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि बेटा टोटल मास वास्तव में उस एटम का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है।
इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास नेग्लिजिबल होता है, सो दे नॉट कंट्रीब्यूटेड द मास ऑफ एनी एटम। तो कुल मिलाकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उस एटम का मास निर्धारित करते हैं। एक चीज और जान लें, जब किसी एटम को सिंबियोलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मान लीजिए कोई एटम एक्स है और इसको जब सिंबियोलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस एटम एक्स के साथ दो और सिंबल लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है ए, दूसरा लिखा जाता है जेड। जो ए होता है उसे आप एटॉमिक मास कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और जो जेड होता है उसे आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब बात रेडियो एक्टिव डिके की करनी थी तो सर आप ये क्या बता रहे हो? बेटा, जब डिके होगा तो इन्हीं में परिवर्तन आएगा। जिनमें परिवर्तन आएगा उनको हम डीपली जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसमें क्या क्या था, किसमें परिवर्तन करना है। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी बेसिकली 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जानकारी रखी है, जबकि जब डिके होगा तो इन 3 के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स बदलेंगे। तो हम सब कुछ जान लें फिर डिके की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास सीधा सा फंडा है, पहले से कह चुका हूं, 2 लोगों का सम होता है। तो एटॉमिक मास 2 लोगों का सम होता है। वो सम होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम हो जाएगा। प्रोटॉन को हम कंट्रीब्यूशन के आधार पर कैसे लिखेंगे अभी बताते हैं। एटॉमिक नंबर वास्तव में प्रोटॉन का सम होता है, जितने प्रोटॉन मौजूद हों, प्रोटॉन की संख्या होती है। अच्छा, प्रोटॉन देखिए दोनों जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है, नंबर में भी और मास में, जबकि न्यूट्रॉन सिर्फ मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसलिए प्रोटॉन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं P। यहां प्रोटॉन को हम 1p1 के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूशन 1 और प्रोटॉन का एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन 1, जबकि न्यूट्रॉन सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन कर रहा, नंबर में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, जिस वजह से इसे 0 और 1 लिखते हैं। नंबर में कंट्रीब्यूशन 0, मास में कंट्रीब्यूशन 1। तो समझ लीजिएगा एटॉमिक मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको एक बात और जाननी होगी, एटम में इन 3 पार्टिकल्स के अलावा भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उन सम एटॉमिक पार्टिकल्स में भी चेंज आता है। आप में से बहुत सारे लोग उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ध्यान नहीं रखते, इसलिए आप जान ही नहीं पाते कि डिके में क्या निकल गया बाहर। तो कुछ नोट बता रहा हूं मैं, कुछ अदर सम एटॉमिक पार्टिकल्स की जानकारी है। सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स। अब बात करें जरा, 3 पार्टिकल तो यहीं लिखे हैं, 3 के अलावा कुछ भी होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे पहला पार्टिकल होता है 3 के अलावा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उल्टा, इसलिए E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का उल्टा, इसलिए P- से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला होता है एंटी न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन का उल्टा, और चूंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं तो इस पे उल्टा कैसे लिखें, तो n बार से लिखा जाता है। इसके साथ साथ दो और पार्टिकल्स यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। न्यूट्रिनो, ध्यान रखना बहुत परिवर्तन होगा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में रेडिएशन के दौरान। न्यूट्रिनो न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का कंट्रीब्यूशन ना प्रोटॉन में, मतलब ना न्यूक्लियस के मास में, ना नंबर में मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। देख लें जरा एक बार, फिर हम बात करते हैं आगे डीके की। ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको याद रखनी है, दोहरा देता हूं। एटम के दो पोर्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, न्यूक्लियस। क्लाउड गैसियस, न्यूक्लियस सॉलिड। गैसियस पोर्शन में एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। टोटल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब टोटल मास ऑफ द एटम इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास। किसी भी एटम के रिप्रेजेंटेशन में तीन चीजें, उस एटम का सिंबल, मान लीजिए कोई एटम एक्स है तो एक्स का सिंबल, प्लस उसमें एक ए और एक जेड का सिंबल, जो ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की एक्चुअल में संख्या होती है, जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास एक्चुअल में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए आ जाएगा एटॉमिक मास। चूंकि प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन दोनों जगह है, नंबर और मास में, इसलिए प्रोटॉन के नंबर में कंट्रीब्यूशन के कारण यहाँ 1 और मास में कंट्रीब्यूशन के कारण यहाँ 1, यानी 1p 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि न्यूट्रॉन का नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मास में है, इसलिए नंबर के लिए 0 और मास के लिए 1, 0 एंड 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अदर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें हम पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की भी बात कर रहे हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, और इतनी बात आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डीके की। अगर हम रेडियो एक्टिव डीके की बात करें तो वास्तव में रेडियो एक्टिव डीके बेटा 5 टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है रेडियो एक्टिव डीके। 5 टाइप्स होते हैं इसके। डिटेल में एक एक बात बताऊंगा, किस डीके में क्या परिवर्तन होगा, किस डीके में क्या चेंज आएगा, सब कुछ जान लेंगे आप। तो बेसिकली डीके 5 टाइप का होता है। पहला अल्फा डीके, दूसरा बीटा डीके, तीसरा गामा डीके, चौथा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब बात आती सर आपने तो 5 कहे थे, 4 ही लिखे हो। तो बेटा बीटा डीके 2 तरह का होता है। एक होता है बीटा निगेटिव डीके, जिसे लोग आमतौर पर बीटा डीके कहते हैं, और दूसरा होता है बीटा पॉजिटिव डीके, जिसे या तो आमतौर पर लोग जानते नहीं हैं या उसको मेंशन नहीं किया। बीटा पॉजिटिव डीके को ही हम लोग पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। तो देख लें भाई, अल्फा डीके
बीटा डिके, गामा डिके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा, जब जब ये डिके होंगे तो याद रखिएगा, इन डिके के दौरान सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अंतर आएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स चेंज होंगे और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चेंज होने के साथ साथ हमारे एटम्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स में परिवर्तन आएंगे। किन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चेंज होने से कितना मास में परिवर्तन, कितना एटम्स में परिवर्तन, कितना उसके नंबर में परिवर्तन, सारा देखना है। एक चीज और जान लें कि इन डिके के साथ साथ कुछ रेडिएशन इमिशन भी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे जब अल्फा डिके होता है तो उस वक्त एक रेडिएशन भी रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा रेज। बीटा डिके के दौरान एक रेडिएशन बोली जाती है बीटा रेज। गामा डिके के दौरान आप समझ गए होंगे गामा रेज। और इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिके के दौरान एक रेडिएशन इन्वॉल्व रहती है जिसको बोलते हैं एक्स रेज। देखिए, दो बातें एक साथ चलेंगी। पहला डिके, उस डिके में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, चेंज हो रहा है, उससे उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में क्या अंतर आ रहा है। दूसरा, उस डिके के दौरान कौन सी रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं। दो बातें। हम पहले सिर्फ और सिर्फ डिके को ही डील करेंगे। तो रेडियो एक्टिव डिके 5 टाइप के: अल्फा डिके, बीटा निगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके, गामा डिके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एक एक डिके को हम लोग पढ़ेंगे अब। तो ऑफ कोर्स पहला हमारा डिके कौन सा होगा? अल्फा डिके। अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। पहला हमारा होगा अल्फा डिके। तो पहला हमारा डिके है बेटा अल्फा डिके। अल्फा डिके बेटा, जब अल्फा डिके होता है तो अल्फा डिके में से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बेटा, जब अल्फा पार्टिकल्स अल्फा डिके के दौरान बाहर निकलते हैं तो एटम्स के एटॉमिक नंबर या मास में क्या चेंज आता है, कितना चेंज आता है, क्यों आता है और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम देखते हैं भाई। मान लीजिए मेरे पास कोई आइटम है जिसको मैं एक नाम दे देता हूं एक्स। इस आइटम एक्स का जो न्यूक्लियस है, ये मैंने बना लिया न्यूक्लियस। चूंकि इस न्यूक्लियस का डिके हो रहा है इसलिए हम इसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। इस पेरेंट न्यूक्लियस में कई सारे प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, यानी इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। कितने हैं जो एटम होगा उस पर डिपेंड करेगा। इस पेरेंट न्यूक्लियस से जब भी कोई अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है तो हम उस डिके को कहते हैं अल्फा डिके। यानी अल्फा डिके वो डिके होगा जब किसी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल जाएं। अब पेरेंट न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, अल्फा डिके। लेकिन वो पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालने के बाद एक दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस।
डॉटर न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वो नहीं होगी जो यहां है, और उस डॉटर न्यूक्लियस के बनते ही उस एटम की आइडेंटिटी बदल जाएगी। मान लीजिए वो एटम हो गया X से बदलकर वो एटम हो गया Y। बेटा जब किसी एटम X का कोई पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल लॉस करके एटम Y में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस दौरान पेरेंट न्यूक्लियस के और डॉटर न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। कितना एटॉमिक नंबर में चेंज या कितना एटॉमिक मास में चेंज आता है, उसके लिए जरा हम एक काम करते हैं, हम इस अल्फा पार्टिकल को पकड़ लेते हैं। देखते हैं ये जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकला है ये क्या है। अगर हम इस अल्फा पार्टिकल की बात करें तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल होता है वो मिलकर बना होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से। बेटा अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, इसका मतलब होगा कि उस न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ बाहर निकल गए। अब जब किसी भी पेरेंट न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन बाहर निकल गए, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगी उस डॉटर न्यूक्लियस में अब दो प्रोटॉन की कमी होगी, यानी जितने भी पी होंगे इसमें उन पी से अब दो की कमी आ जाएगी, और जितने भी एन होंगे इसमें उस एन में भी अब दो की कमी आ जाएगी। नहीं मालूम कितने हैं, जितने भी हैं उससे दो कम हो जाएंगे और ये दो कम हो जाएंगे। यानी जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें अब दो प्रोटॉन कम होंगे पेरेंट न्यूक्लियस से और दो न्यूट्रॉन भी कम होंगे पेरेंट न्यूक्लियस से। अब जरा एक बात समझिए, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, पीछे बताया था अभी, उस एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब पेरेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसमें जितने प्रोटॉन थे, डॉटर का जो एटॉमिक नंबर है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, अंतर कितने का होगा? दो का। तो पेरेंट का जो जेड है, डॉटर का जो जेड होगा वो दो प्रोटॉन कम होगा। यानी पेरेंट का जेड जिन प्रोटॉनों के बराबर था, जब डॉटर में वो प्रोटॉन दो कम हो गए तो पेरेंट में भी वो दो प्रोटॉन कम हो जाएंगे, यानी जेड माइनस टू इक्वल टू पी माइनस टू के बराबर हो जाएगा। अब यहां पी माइनस टू, यहां पी, तो यहां जेड पी के बराबर था, तो यहां पी माइनस टू के बराबर क्या हो जाएगा? जेड माइनस टू। यानी एक बात आप समझ गए कि डॉटर न्यूक्लियस से और पेरेंट न्यूक्लियस से अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक अल्फा पार्टिकल निकलते ही जेड में दो की कमी आ जाती है, दो की कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाएगा। कितना? बाई टू। जेड जो है वो डिक्रीज बाई टू, दो के द्वारा कमी, डिक्रीजमेंट। इसलिए मान लीजिए ये एटम X था, इसके लिए ये एटॉमिक नंबर Z था, यहां से आपने एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला, तो अब जो ये पेरेंट से डॉटर Y बना है, इस Y के Z में दो की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के निकलने का मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का बाहर निकल जाना होता है। इसलिए जेड प्रोटॉन की संख्या के बराबर था पेरेंट में, डॉटर में
प्रोटॉन 2 घट गए तो जेड भी 2 घट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में अब प्रोटॉन की कमी हो गई है। वैसे ही जो ए था पेरेंट में, वो P प्लस N के बराबर था। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब जब आपने डॉटर न्यूक्लियस बनाई जिसमें P भी 2 कम हो गया, N भी 2 कम हो गया, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका जो A होगा, उसमें अगर हम देखें तो उस A में P में भी 2 की कमी, N में भी 2 की कमी, यानी A में अब 4 की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉटर में P में 2 की कमी है प्लस N में भी 2 की कमी है। तो जब P में 2 की कमी और N में 2 की कमी, तो पेरेंट के मास में और डॉटर के मास में टोटल 4 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे। डॉटर में 2 प्रोटॉन लॉस हो गए, 2 न्यूट्रॉन लॉस हो गए अल्फा पार्टिकल्स के रूप में, इसलिए डॉटर के एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाएगी। यानी जो एटॉमिक मास इसका A होगा वो एटॉमिक मास इसका A-4 हो जाएगा। यानी जब भी अल्फा डिके करेगा तो अल्फा डिके का मतलब होगा किसी भी पेरेंट न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स का रिमूव हो जाना, किसी एटम से अल्फा पार्टिकल का रिमूव हो जाना। और अल्फा पार्टिकल के रिमूव होने का मतलब हुआ कि उस एटम से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक साथ रिमूव हो जाना। और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का रिमूव हो जाना मतलब पेरेंट के न्यूक्लियस में, डॉटर के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की कमी 2, न्यूट्रॉनों की कमी 2, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन। और चूंकि 2 प्रोटॉन की कमी, तो एटॉमिक नंबर में कमी 2 की आ जाएगी। एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, चूंकि 2 की कमी प्रोटॉन में, 2 की कमी न्यूट्रॉन में, तो एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाएगी। यानी ए जो होगा अब डिक्रीज कर जाएगा, कितना? बाई 4, 4 के द्वारा डिक्रीजमेंट शो किया जाएगा, जो कि ये दिख रहा है कि अगर एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो किसी भी पेरेंट एटम के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी। आप इसे बाय रिएक्शन रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इस फिनोमिना को, जो भी एटम आपके पास है, एटम, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, जैसे ही आप अल्फा पार्टिकल रिलीज करेंगे तो X बदलकर दूसरा एटम बन जाएगा Y, उसका एटॉमिक नंबर Z-2 हो जाएगा और एटॉमिक मास A-4 हो जाएगा, और एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा जिसका खुद का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होगा। तो ये हो जाएगा X gives to Y after the decay the change in the atomic number 2, the change in the atomic mass 4, और चेंज डिक्रीज का है और निकल गया अल्फा पार्टिकल। अच्छा बेटा, अल्फा पार्टिकल का मास और एटॉमिक नंबर 2 और 4 से एक बात समझ लीजिए, इसी अल्फा पार्टिकल को ही कुछ लोग हीलियम पार्टिकल भी कहते हैं, 2He4, इसलिए अल्फा पार्टिकल ही क्या कहलाता है? हीलियम पार्टिकल कहलाता है। यानी अगर किसी भी न्यूक्लियस से उस न्यूक्लियस का डिके हो जाए और डिके से हीलियम पार्टिकल बाहर निकल जाए, मतलब अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, मतलब अल्फा डिके हो गया। तो ये आपका होता है अल्फा डिके। स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार दोहरा देता हूं। अल्फा डिके का मतलब होता है इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल्स का बाहर निकल जाना। एटम X जिसकी न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन थे, कुछ न्यूट्रॉन थे,
जैसे ही वहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले, न्यूक्लियस बदल गया डॉटर न्यूक्लियस में। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ 4, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसलिए 2 प्रोटॉन में कमी 2 न्यूट्रॉन में कमी। एटम एक्स बदलकर हो गया वाई। टोटल एटॉमिक नंबर में कमी आई 2 की, क्योंकि प्रोटॉन में 2 की कमी, और प्रोटॉन की संख्या जेड यानी एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 2 की कमी Z-2 के बराबर, यानी इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई। चूंकि एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और चूंकि प्रोटॉन में 2 की कमी न्यूट्रॉन में 2 की कमी, तो बैलेंस करिए जरा, तो 4 की कमी हो जाएगी एटॉमिक मास में, इसलिए ए में 4 की कमी हो गई। निकल गया अल्फा पार्टिकल, कहलाएगा अल्फा डीके। क्लियर बेटा? अगला हम लोग बात करेंगे बीटा डीके की। अगला हम लोग बात करेंगे बीटा डीके की। तो देखते हैं बीटा डीके। देखते हैं भाई बीटा डीके। सबसे पहली बात, बीटा डीके बेटा 2 तरह का होता है। बीटा डीके 2 तरह का होता है, पीछे बता चुका हूं। एक बीटा निगेटिव डीके और दूसरा बीटा पॉजिटिव डीके, 2 होते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीटा निगेटिव डीके की। तो हम लोग बात करेंगे पहला बीटा निगेटिव डीके। बेटा एक बात याद रखिएगा, बीटा निगेटिव डीके का मतलब होगा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा निगेटिव डीके का मतलब होगा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा निगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, तो क्या वो डीके हो गया? देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, लेकिन कहां से जाएंगे जरा इसे समझिएगा। मैं आपको पूरी मैकेनिज्म समझा दूंगा। आप सोचेंगे कि यार आज से पहले क्यों नहीं मिले सर आप हमें। चलिए, तो बीटा डीके, एक बात इसके लिए मैं आपको खास तौर पर लिख देता हूं। बीटा डीके हमेशा उन आइटम्स में होगा, बीटा डीके हमेशा उन आइटम्स में होगा जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक्सेस में होंगे। अगर किसी आइटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक्सेस में हैं और वो रेडियो एक्टिव है, तो उस केस में बीटा डीके होगा। तो लिख देते हैं हम, कहा गया बीटा निगेटिव डीके occurs, beta negative decay occurs when atom has excess of neutrons। अगर एटम में एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो बीटा निगेटिव डीके होगा। चलिए देखते हैं बीटा निगेटिव डीके में क्या होता है, क्या कन्वर्जन होता है। तो भैया
ये हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो चीजें होती, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा न्यूक्लियस से हम एक न्यूट्रॉन को पकड़ लेते हैं। न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, उसमें से हमने एक न्यूट्रॉन पकड़ लिया। ये हो गया 0n1, कंट्रीब्यूशन इन एटॉमिक नंबर 0, कंट्रीब्यूशन इन प्रोटॉन एटॉमिक मास 1। जब कभी भी किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कोई भी एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, उस दौरान बीटा डिके होता है, बीटा निगेटिव डिके होता है। तो देखते हैं कि ये एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया, 3 पोर्शन बना रहा है। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो निकलेगा एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। साथ ही साथ इस न्यूट्रॉन के स्प्लिट के दौरान निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ इसी स्प्लिटिंग के दौरान निकलेगा एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। तो किसी भी न्यूक्लियस में जब कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस कन्वर्जन के दौरान वो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो जनरेट करता है। बेटा इस कन्वर्जन के दौरान बना हुआ ये प्रोटॉन, यानी ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस में ही रह जाता है, एटम के न्यूक्लियस में रह जाता है। इसे मैं लिख देता हूं, स्टिल रिमेन्स इन न्यूक्लियस, स्टिल रिमेन्स इन न्यूक्लियस। यानी हुआ क्या, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में था, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में है, लेकिन जो ये दो फ्रेगमेंट बने हैं इस कन्वर्जन के दौरान, ये दोनों फ्रेगमेंट लॉस कर जाते हैं। और जो ये दो फ्रेगमेंट्स लॉस कर रहे हैं, इसी लॉस को हम कह रहे हैं बीटा निगेटिव डिके। बीटा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये पूरा पोर्शन निगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये कहला रहा है बीटा निगेटिव डिके। समझ लें, न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, इस कन्वर्जन के दौरान न्यूट्रॉन 3 पोर्शन बना रहा है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। जो एक प्रोटॉन है वो उस न्यूक्लियस में ही रह गया, जबकि जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो हैं वो लॉस कर गए, इमिट कर गए। उस इमिशन को ही हम कह रहे हैं बीटा निगेटिव डिके। अब इस बीटा निगेटिव डिके के दौरान जरा देखिए परिवर्तन क्या आएगा। इस बीटा निगेटिव डिके के दौरान परिवर्तन क्या आएगा। परिवर्तन के लिए एक चीज देखिए, जो डिके हुआ वो ना तो एटॉमिक नंबर में मायने रखता था, ना एटॉमिक मास में, क्योंकि एटॉमिक नंबर में भी इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो या एटॉमिक मास में भी इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो का रोल नहीं था। रोल था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस में। लेकिन बेटा न्यूक्लियस में बीटा डिके के दौरान न्यूट्रॉन जो है
वो प्रोटॉन में बदल गया है, यानी 0n1 जो है वो 1p1 में बदल गया है। अब इससे क्या होगा जरा गौर करिएगा बेटा। एटॉमिक मास यानी ए में पहले से ही इन दोनों लोगों का सम था। अब पहले से ही अगर इन दोनों लोगों का सम था और अगर उसमें से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बन भी जाए तो रहेंगे तो वही। मान लीजिए न्यूट्रॉन 10 थे, मान लीजिए प्रोटॉन 10 थे। अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल गया तो न्यूट्रॉन 9 हो गए, प्रोटॉन 11 हो गए। पहले भी 10 + 10 = 20 होता था, अभी 9 + 11 = 20 है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि बीटा निगेटिव डिके के दौरान ए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? फिर देख ले। मान लीजिए पहले 10 न्यूट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन हैं, तो टोटल मास कितना हो रहा था? 20 हो रहा था। बीटा डिके के दौरान एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल गया है, तो अगर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बदल जाए तो मान लीजिए न्यूट्रॉन 9 हो गए, प्रोटॉन 11 हो गए, तो 9 + 11 फिर से क्या मेंटेन हो जाएगा? 20। यानी एक बात कंफर्म है कि इनमें यानी ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस दौरान? बीटा डिके के दौरान। तो अगर ये डिके रिप्रेजेंट करें हम, तो ये मैं ले लेता हूं x, ये हो गया z, ये हो गया a। आपने बीटा निगेटिव डिके करा दिया, बीटा निगेटिव डिके करा दिया, लेकिन इस डिके के दौरान ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए जैसा था वैसा ही रह जाएगा। लेकिन एक बात आप देखिएगा, जब बेटा पहला केस 10/10 का था तो भले ही ये 20 था, लेकिन P क्या होता है? Z के बराबर होता है। और अगर P Z के बराबर होता है तो पहले Z 10 था, जैसे ही न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ तो एक इसमें कन्वर्जन, यानी अब Z क्या हो गया? 11 हो गया। यानी Z में एक की बढ़ोतरी हो गई, यानी Z अब हो जाएगा +1। यानी जब बीटा निगेटिव डिके होता है तो बीटा निगेटिव डिके के दौरान एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन बेटा एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि उस न्यूक्लियस में बीटा निगेटिव डिके के दौरान एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल चुका होता है। इसीलिए न्यूट्रॉन एटॉमिक मास को बदल नहीं पाया, क्योंकि n के p बदल जाने से मास में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि n p का योग होता है मास। अब n जुड़े या p जुड़े योग बराबर रहेगा, लेकिन n के p में बदल जाने से एटॉमिक नंबर में परिवर्तन हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर p के बराबर होता है और p बढ़ गया। दैट इज वाई Z+1 हो गया। अब अगर इसे रिएक्शन में आप रिप्रेजेंट करें तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, एक एटम X, एटॉमिक नंबर Z ऑफ मास A, यहां से आपने बना दिया Y, Z+1 ऑफ A, और यहां से एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा, तो ये हुआ बीटा। मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए 0, और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा गया, यानी -1, क्योंकि यहां डिक्रीज होगा तो ये प्लस होगा, और यहां इंक्रीज होगा तो ये माइनस, क्योंकि जैसे जोड़ोगे तो Z+1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, Z बचेगा, रिजल्टेंट एटम आ जाएगा। ये कहलाएगा आपका बीटा डिके। लेकिन बीटा का निगेटिव पोर्शन यानी बीटा निगेटिव डिके देख लें भैया। बीटा निगेटिव डिके, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, और जो एक्सेस पोर्शन निकल रहे होते हैं वो डिके के रूप में लॉस हो जाते हैं। ये हो जाएगा बीटा निगेटिव
डिके। चलिए भाई, अब हम लोग इसी बीटा का दूसरा वाला देखते हैं, जिसको हम कह रहे थे बीटा पॉजिटिव डिके। तो ये हो गया बीटा नेगेटिव डिके। अब हम बात करेंगे बीटा पॉजिटिव डिके की।